रंगमंच की नींव दी और एक सशक्त रंगमंच दिया। भारतीय रंगमंच की कहानी आज से नहीं, हजारों वर्षों पहले शुरू होती है। इस परंपरा की आधारशिला रखी भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र के माध्यम से उन्होंने अभिनय को एक विधा नहीं, समाज से संवाद का माध्यम बनाया। नाटक के जरिए यथार्थ और आदर्श दोनों को खुली हवा का लिबास देने की परंपरा शुरू हुई। समय आगे बढ़ा, रंगमंच ने परंपरा से आधुनिकता की ओर कदम रखा। 19वीं सदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतीय रंगमंच की आवाज बने। उनके नाटकों में देश की पीड़ा थी, समाज की सच्चाई थी और बदलाव की चेतावनी भी। ये वही दौर था जब भारतेंदु नाटक मंडली ने जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंचित कर साबित कर दिखाया कि प्रसाद के नाटक भी पूर्णतः अभिनय हैं। इसी दौर में भारतीय रंगमंच अपनी प्रस्तुतियों से सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रहकर जन चेतना का आईना बन गया। भारतीय रंगमंच की इसी परंपरा को बिहार ने अपनी मिट्टी की खुशबू दी। बिहार रंगमंच के पहचान बने भिखारी ठाकुर ने विदेशिया के जरिए प्रवासन की पीड़ा को आवाज दी। घर छोड़कर बाहर कमाने गए पुरुष और उनके पीछे छूट गई स्त्रियों का अकेलापन पहली बार मंच पर सीधे ढंग से रखा गया। श्री गणपति के चरण के शरण गही, कही के सुनावत बानी गीत में विदेशिया। मचिया ऊपर धनी, मचिया ऊपर धनी, छतिया में हनी हनी, पति के ध्यान धई के रोवे प्यारी धनिया। भिखारी ठाकुर के नाटक मनोरंजन नहीं, सामाजिक दस्तावेज थे। नाटक सिर्फ देखे नहीं गए, समझे भी गए। भिखारी ठाकुर ने बताया कि रंगमंच किताबों से निकलकर जीवन तक कैसे पहुंचता है। ये सवाल करता है, झकझोरता है और समाज को आईना दिखाता है। इसी वजह से भिखारी ठाकुर को बिहार रंगमंच की आत्मा कहा जाता है। और आज भी जब बिहार का रंगमंच समाज से संवाद करता है तो कहीं ना कहीं भिखारी ठाकुर की आवाज उसमें गूंजती है। यहाँ बहुत बड़ी पूंजी है जिसको लेकर हम लोग बहुत रिच हैं कि लिटरेचर को लेके, आर्ट के अलग अलग जो पहलू हैं, पेंटिंग को लेकर, संगीत को लेकर, नृत्य को लेकर, सामाजिक जो विचारधारा है, कमिटमेंट है, उसको लेकर, ये सारी चीज़ें जो है मेरे अंदर स्वतः रंगमंच करते करते प्रवेश होती गई। और मैं जो लोग शोषित हैं या जो वैसा समाज जो हाशिए पे है, मैं उसके साथ अपने आप को खड़ा पाता हूँ और उनके लिए आवाज़ बनकर मैं अपने आप को पाता हूँ। इस समृद्ध परंपरा में फणीश्वरनाथ रेणु और नागार्जुन, ये दो ऐसे नाम हैं
जिनके बिना बिहार रंगमंच अपनी पूरी आवाज नहीं पा सकता। फणीश्वरनाथ रेणु की भाषा में माटी की सोंधी खुशबू थी, लोकगीतों की लय थी और आम आदमी का संघर्ष था। रेणु की कहानियां और उपन्यास रंगमंच के लिए स्वाभाविक पटकथाएं बन गई। वहीं जनकवि नागार्जुन की कविता प्रतिरोध का स्वर थी। नागार्जुन के शब्दों में सत्ता से सवाल करने का साहस था और जनता की पीड़ा को सीधे मंच पर रख देने की ताकत। उनकी रचनाएं बिहार के रंगमंच को एक राजनीतिक चेतना देती हैं। रेणु ने रंगमंच को संवेदना दी, नागार्जुन ने उसे स्वर दिया। इन्हीं दोनों के बीच बिहार का रंगमंच सिर्फ कला नहीं रहा, वो समाज की नब्ज बन गया। जब भी बिहार के रंगमंच की बात होती है, रेणु की भाषा और नागार्जुन की चेतना पर्दे के पीछे से मंच को दिशा देती रहती है। अक्सर रंगमंच और थिएटर को हम एक ही अर्थ में समझ लेते हैं, जबकि अगर गहराई से देखें तो इन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। रंगमंच भारतीय परंपरा से जन्मा है, जहां लोक गाथा, लोक शैली और लोक जीवन की धड़कन सुनाई देती है। ये दर्शकों को खुद से अलग नहीं करता, बल्कि कहानी का हिस्सा बना देता है। जबकि थिएटर पश्चिमी सभ्यता से आया हुआ शब्द है, जहां लाइट, साउंड, सिटिंग सब कुछ तय होता है। थिएटर में तकनीक का बोलबाला है और साथ ही साथ वहां तकनीक से ही सब कुछ तय करने की बात होती है। यहाँ तक कि शिल्प की बात थिएटर करता है और उसके शिल्प पर जोर देता है। कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, ये तमाम सारी चीज़ें। थिएटर और रंगमंच दोनों का लक्ष्य एक ही है, समाज से बात करना, आदमियत को समझना और कहानी को जिंदा रखना। रंगमंच और थिएटर एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जब रंगमंच थिएटर की तकनीक को अपना ले और थिएटर रंगमंच की संवेदनाओं को अपना ले, तभी जन्म लेती है एक ऐसी कला जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। स्वागत हो महाराज। इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई। ये कुबड़े जा ये कुबड़े जा। मैं तुझसे पहले कह चुकी हूँ ना कि मैं पुरुष नहीं हूँ। झूठ बोलता है तू। युद्ध के भय से स्त्री होने का ढोंग कर रहा है। अरे मैं तो तुझसे पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं तो स्त्री हूँ। आज जब हम आपको रंगमंच की दुनिया में लेकर के आ चुके हैं, तो आइए आपको ले चलते हैं उस मंच पर, जिस मंच पर पर्दे के पीछे इतिहास का कोई कथानक या आम आदमी का दर्द कर रहा है आपका इंतजार। पर्दा उठते ही कहानियां मंच पर उतरती हैं और इन कहानियों के साथ हो लेते हैं आप भी। तो आइए चलिए देखते हैं इस नाटक का एक अंश। शर्त को शालिग्राम में बदलने पे मजबूर किया और जिसने समूचे समाज को हिला कर रख दिया। ये तो हमें पता है, तुम तो गा कर सुनाओ। हाँ गा कर सुनाओ। अभी आप देख रहे थे रंगमंच पर नाटक की प्रस्तुति। माफ़ करेंगे, हम इस नाटक का एक छोटा सा ही हिस्सा आपको दिखा पाए। वास्तव में हमारी कोशिश ये है कि इस नाटक का हिस्सा रहे रंगकर्मियों की बातों में इस नाटक को देखने की कोशिश हम करें। आज जो नाटक आपने देखा, दूसरों न कोई, मीरा के बारे में है। मीराबाई की आत्मकथा है और ये कोशिश की गई है कि उनके पद, कथा गायकी, एनैक्टमेंट और नरेशन, इन चार चीज़ों को एक साथ पिरोकर उनका पूरा जो विद्रोह था और उनकी जो भक्ति थी उसके बारे में है। नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान शर्मा है और मैं दूसरों न कोई नाटक में छोटी मीरा का रोल कर रही हूँ।
मतलब कि बच्ची का इसमें बताया गया कि कैसे वो जिद करती है साधु से मूर्त लेने के लिए। मेरा जो रोल है इसमें वो मीरा का रोल है, जिसमें मीरा की एक जर्नी दिखाई गई है। जो बाल अवस्था में मीरा का एक बचपना था, जिसमें उन्हें एक कान्हा की मूरत दे दी गई थी, और उस कान्हा की मूरत को ही उन्होंने अपना पति मान के और अपना सब कुछ मान के उन्हीं के इर्द गिर्द उनकी पूरी जीवनी इस नाटक में दिखाई गई है। मैं अभी दूसरों ना कोई जो हमारा नाटक है उसमें जीव गोसाई महाराज जी के दास की भूमिका में हूँ, और मैं एक सैनिक की भूमिका में भी हूँ जो मीराबाई को साथ में रहते हैं। इस कैरेक्टर के बारे में ये कहना चाहूँगा, जब गोसाई महाराज आश्रम में रहते हैं तब उनका मीराबाई से जो इंटरेक्शन होता है वो उनका दास करता है, क्योंकि गोसाई महाराज एक अलग भाषा में बात करते हैं जो उनका दास ट्रांसलेट करके बताता है उनकी दासियों को कि वो क्या कहना चाहते हैं गोसाई महाराज जी। मेरा नाम सैफ है और मैं बिहार मुजफ्फरपुर का ही हूँ, और मैं पिछले 5 सालों से रंगभूषक के साथ काम कर रहा हूँ भोपाल में। और ये जो पर्टिकुलर नाटक है इसके अंदर मैं 2 कैरेक्टर कर रहा हूँ। एक तो वो साधु का चेला है और दूसरा जो है विक्रमजीत सिंह जो मीरा का देवर है। मीरा की ये बिल्कुल अपोजिट चलता है। मीरा वो एक दासी है और ये बिल्कुल उसको पसंद नहीं है कि वो एक दासी है, क्योंकि राजघराने में नाच गान ये सब चीज़ें नहीं चलती है, तो वो इसका कटाक्ष करता है, उसका विरोध करता है बेसिकली। वास्तव में रंगमंच पर जब मंचन हो रहा होता है तो दर्शक उस मंचन को देख रहे होते हैं, लेकिन उस मंचन के पीछे की मेहनत दर्शकों से हमेशा ओझल रहती है, वो उसे कभी देख नहीं पाते। कलाकार घंटों घंटों कई दिनों तक रिहर्सल्स करता है उस चरित्र को अपनाने के लिए। चरित्र का अपने ऊपर प्रत्यारोपण करना, अपनी आत्मा के ऊपर प्रत्यारोपण करना इतना आसान काम नहीं होता। कलाकार इसे बड़ी निष्ठा के साथ करते हैं। जब मंच पर कोई नाटक मंचित हो रहा होता है तो ठीक पर्दे के पीछे मेकअप रूम में एक लंबा समय गुजरता है उस चरित्र को अपने अंदर लेने के लिए। हम मेकअप लेते हैं ताकि उस चरित्र को अपने अंदर जिंदा कर सके। हम मेहनत करते हैं और वाकई में यहाँ समर्पण और ये भावना ही काम करती है। और सच मानिए तो रंगमंच पर पसीना ही एक कलाकार का पसीना उसका सच्चा मेकअप है। ऐसे दर्जनों रंगकर्मी हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन के चौथे पड़ाव को भी रंगमंच को ही समर्पित किया। उनका सफ़र शुरू हुआ बतौर अभिनेता, उसके बाद वो बने निर्देशक और उन्होंने अपना सारा जीवन रंगमंच को समर्पित कर दिया। निर्देशक होने के साथ साथ आज नई पीढ़ी को नई दशा देने का काम कर रहे हैं, उन्हें बेहतर कलाकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो रंगकर्मी हैं जिन्होंने तमाम उम्र समाज के साथ संवाद किया, वो भी मंच के माध्यम से। आज डीडी बिहार आपको ऐसे ही अनुभवी रंगकर्मियों से मिलवा रहा है और उनसे जानने की कोशिश कर रहा है इस जीवन यात्रा में उनके अनुभव और रंगमंच के समक्ष जो चुनौतियाँ उन्होंने थामी, देखी, समझी, उन सब के बारे में। देखिए, पटना रंगमंच का इतिहास पहले से ही ज़्यादा समृद्ध रहा है। यहाँ पर एक से एक लोग आके रंगमंच किए, और पूरे देश की अगर बात करें तो हमारा रंगमंच चूँकि बहुत प्रोफेशनल है नहीं, लेकिन एमेच्योर होते हुए भी सबसे ज़्यादा अगर रंगमंच और अच्छा रंगमंच पटना का रंगमंच हमको लगता है कि बहुत खासियत है इसमें। जब सिनेमा आया था उस वक्त भी ये सवाल किया गया कि क्या सिनेमा के आने के बाद थिएटर का भविष्य क्या होगा, क्या थिएटर ख़त्म हो जाएगा। ये सवाल जब सिनेमा चलचित्र जब शुरू हुआ हमारे देश में या पूरी दुनिया में, तो ये सवाल सबके सामने खड़ा था कि थिएटर का भविष्य क्या है। बहरहाल थिएटर का भविष्य आपके सामने है। सिनेमा भी आया, उसके बावजूद थिएटर ज़िंदा रहा, और मेरे ख़्याल से ये डिजिटल जो पूरा प्लेटफॉर्म आया है इसके बावजूद भी थिएटर ज़िंदा रहेगा। इसमें कोई, हाँ ये ज़रूर है कि इसके सामने कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। डिजिटल माध्यम में आज जो नौजवान उसकी तरफ खींचे जा रहे हैं, इसकी वजह है सब इस पूरी व्यवस्था में सेल्फ प्रोजेक्शन जो होता है, अपने आप को लोगों को के सामने पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। व्यक्ति के रूप में वो आदमी पहुंचता है सबके सामने। आज जो कुछ भी मैं हूँ वो रंगमंच की वजह से ही हूँ। रंगमंच ने मुझे जीवन जीने का तरीक़ा सिखाया, संवेदनशील बनाया, विचारशील बनाया, चेतनशील बनाया। क्योंकि मैं गायक भी था, मूलतः मैं लोकगीत गाता था बचपन में, तो मेरे घर में मेरी माँ गाती थी, मेरे पिताजी गाते थे,
तो एक संस्कार था कला के प्रति मेरे अंदर, तो इसलिए मैं भटक नहीं पाया। और रंगमंच से जब जुड़ने के बाद वो जितनी भी निगेटिविटी थी मेरे अंदर, नकारात्मकता थी, वो सारी नकारात्मकता जो है वो सारा ख़त्म हुआ और मैं बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहने लगा और देश दुनिया को समझने लगा। पहले मैं आत्म केंद्रित था, लेकिन रंगमंच से जुड़ने के बाद उसने मुझे समाज से जोड़ा। पटना के युवा जो थिएटर से मुंबई का सपना देखते हैं, उनके लिए मेरी यही सलाह है कि प्रथम चरण में मुंबई जाने से पहले वो अपना होमवर्क पूरा करें, अभिनय और विभिन्न रंगमंच के आयामों को समझें थिएटर के माध्यम से, बैक स्टेज, लाइट, एक्टिंग, डायरेक्शन, और इस पर बिल्कुल शिद्दत से काम करें। आज बम्बई में मैं पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ और सच पूछिए तो ये थिएटर की ही देन है कि मैं यहाँ पर मुंबई में 15 साल से काम कर रहा हूँ, क्योंकि थिएटर आपको एक ऐसा चीज़ बना देता है कि आप एक तरह से समझ लीजिए कि जैसे किसी मैकेनिक के पास जाते हैं आप, तो वो अब हर गाड़ी में 10 नंबर का नट होता है, 15 नंबर का नट होता है, लेकिन तो 10 नंबर का नट खोलने के लिए आपको 10 नंबर का वो पाना चाहिए। लेकिन थिएटर ही एक ऐसी विधा है जो आपको एक तरह से सलाई रिंच बना देता है। वो आप अपने हिसाब से उस नट के लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के हिसाब से अपने आप को आप एडजस्ट कर लेते हैं, और ये थिएटर की देन है। क्योंकि OTT पर और सोशल मीडिया के दौर में कई चीज़ें अब आम जनता देख रही है। विदेश की चीज़ें भी सोशल मीडिया से उसको मिल रहा है। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है रंगमंच के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, आपको डिजिटल मीडिया से जो दर्शक हमारा है थिएटर का, वो देख रहा है और तरह तरह की चीज़ें उसको देखने को मिल रही हैं। अभिनय की परिपक्वता उससे नज़र आती है। विषय वस्तु, कई तरह के विषय वस्तु हैं जिसके बारे में हम सोच नहीं पाते हैं, वो सारे विषय वस्तु डिजिटल पर और OTT पर आपको आ रहे हैं। और एक अच्छी खासी कई चीज़ें डिजिटल और OTT पर हैं जो वाकई बहुत अच्छी हैं, लोगों को आकर्षित करती हैं। और उस तरह की चीज़ थिएटर के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो जो अब तक करता आ रहा है, जैसे वो लोक रंगमंच को लेकर के जिस तरह से काम कर रहा है, उस लोक रंगमंच पर सिर्फ टिके रहने से आपका थिएटर नहीं बच पाएगा। आज के डेट में लोक रंगमंच में ऐसी चीज़ें आपको चाहिए जो आधुनिक संवेदनाओं को, जो आज की जो संवेदनाएं हैं 2026 की, उस लोक शैली में या लोक परंपरा का नाटक करते हैं, शैली का, उसके रूढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कितना समकालीन होगा, इसके लिए थिएटर के सामने एक चुनौती है। जो लोग कर रहे हैं उनके सामने एक चुनौती है। रंगमंच और डिजिटल मंच और इसके बीच में खड़ी एक नई पीढ़ी, बातें तो इनसे भी करनी पड़ेंगी और बातें इनकी भी सुननी पड़ेंगी, क्योंकि इनके सपने रंगमंच से जुड़े हैं, पर इनकी नज़र में इनका भविष्य भी है। रंगमंच को छोड़ना मेरे लिए कतई भी सही नहीं होगा, क्योंकि रंगमंच ने मुझे जो दिया है और उसको छोड़ देना मुझे कहीं से भी लाजमी नहीं लगता है। आज के ज़माने में डिजिटल वर्ल्ड को मना करना भी कहीं से भी लाजमी नहीं होगा। डिजिटल वर्ल्ड पे काम करना चाहूँगा, एट द सेम टाइम मैं रहना चाहूँगा, अपने रंगमंच की दुनिया से भी जुड़ा रहना चाहूँगा, क्योंकि वो जो सिखाता है वही हमें डिजिटल वर्ल्ड पे प्रेजेंट करना होता है। अगर मैं अपनी स्किल पे ही काम करना बंद कर दूंगा, जो मुझे रंगमंच सिखा रहा है, तो फिर मैं डिजिटल वर्ल्ड पे वो आउटपुट ही नहीं दे पाऊँगा जो मैं यहाँ से ले पा रहा हूँ। रंगमंच में मुझे डांस करना बहुत पसंद है, एक्टिंग करना बहुत पसंद है। हर एक चीज़ करना चाहती हूँ जो मैंने कभी ज़िंदगी में की नहीं है। रंगमंच हमारी पूरी ज़िंदगी है। अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता है। कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई वकील बन सकता है, पर हम रंगमंच में सभी रोल प्ले कर सकते हैं। हम इंजीनियर भी हैं, हम डॉक्टर भी हैं, हम वकील भी हैं, हम एक मोची भी हैं और हम एक राजा भी हैं। जब हम एक विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो आजीविका चलाना भी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। अब रंगमंच के थ्रू हमारे साथ ऐसा होता है कि हम उतनी आजीविका अपनी जनरेट नहीं कर पाते हैं कि हम अपने खर्चे उठा पाएँ, अपने मकान का बिल दे पाएँ, कुछ कर पाएँ।
तो लेकिन जब हमारा ये पैशन है, ये हमारी एक ज़िद है कि हमें कुछ अपनी दुनिया में करना है, अपना एक नाम बनाना है, तो उसके लिए अलग सोर्स ऑफ इनकम हमें खुद जनरेट करनी होती है। जैसे मैं बहुत सारी चीज़ों में लिखता हूँ, एडिटिंग करता हूँ या कुछ करता हूँ, उसके थ्रू मैं अपनी इनकम जनरेट करता हूँ और फिर अपना पैशन फॉलो करता हूँ। रंग केवल आंखों से देखने वाली चीज़ नहीं होते। कुछ रंग जीवन में उतर जाते हैं, कुछ दिल में, कुछ आवाज़ में और कुछ खामोशी में घुल जाते हैं। आज इस कार्यक्रम में रंग बिहार के हमने आपको रंगमंच के रंगों से आपकी मुलाकात कराई। सच मानिए, थिएटर, सिनेमा, रंगमंच, इनमें जो भी रंग है ना, वो आपकी ज़िंदगी के, हमारी ज़िंदगी के हैं। इसलिए रंगों से परहेज़ मत कीजिए। रंग छलकते रहने चाहिए, चेहरे से भी और ज़िंदगी में भी। और इसी तरह के ढेरों रंग हम लेकर के आते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए डीडी बिहार।